नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स एज अ सब्जेक्ट के बारे में। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो सिर्फ आपकी हड्डियां नहीं जोड़ते बल्कि ये कहूँगा कि आपकी कॉन्फिडेंस भी जोड़ते हैं। टुडे आई हैव अ फुल पेपर एंड पूरे पेपर पे सर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा गया। जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, लेकिन कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको बता दूँ। वी हैव दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन जिन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे गेस्ट ने करीबन 15 से ज़्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस लिया है और करीबन 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है। अगर मैं बात करूं गिने चुने हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर साहब ने सेवाएं दी हैं, जैसे फोर्टिस, सफदरजंग और अभी सीनियर कंसल्टेंट एंड सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल में। वी हैव डॉक्टर रणविजय पाठक इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? थैंक्स टू ऑल फॉर वेलकमिंग मी। आई एम गुड, होप यू आर ऑल्सो गुड। वी आर वेरी गुड सर। और अब तो एनर्जी भी बहुत हाई हो गई है क्योंकि आज बात करेंगे ऑर्थोपेडिक्स की, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे इस बारे में डायरेक्टली बात की जाए। सर, बहुत सारे लोगों को बेसिक ऑर्थोपेडिक्स ही नहीं पता क्या होता है, तो आज हम क्यों ना शुरुआत से शुरू करते हैं। सारे बेसिक से सवाल भी करेंगे, बहुत सारे सवाल जो ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछे हैं या फिर जनरल जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बेसिक ऑर्थोपेडिक्स क्या होती है? ऑर्थोपेडिक्स जनरली हम ऑर्थोपेडिक्स सर्जन का मतलब समझते हैं हड्डियों के डॉक्टर जी, बट ऐसा नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है जो मेडिकल टर्म में किया जाता है, उसको बोलते हैं हम मस्कुलो स्केलेटल डिपार्टमेंट। ओके। मस्कुलो स्केलेटल का मतलब मसल्स, स्केलेटल का मतलब हड्डियाँ, एंड ऑल अदर्स रिलेटेड विद द लिगामेंट, टेंडन्स और नर्व, ये सारे चीज़ों को मिला के एक डिपार्टमेंट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलो स्केलेटल डिपार्टमेंट। अब ये नाम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया ऑर्थोपेडिक्स। ओके, ये होती है ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है सर। हम जैसे कहते हैं कि हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं जिस जानना चाहता हूँ या हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करता क्या क्या है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं। बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, तो सर्जन का काम होता है जनरली आपके बोन्स, मसल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना, जिसको कि हम मेडिकली या दवाओं के द्वारा करते हैं। दूसरा, पेशेंट को गाइड करना कि उनको क्या हो चुकी है, और जॉइंट से रिलेटेड जो चीज़ें सर्जरी हैं लाइक फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मेजर डिजीज हैं, उनकी ट्रीटमेंट करना, ये ऑर्थोपेडिक्स का काम होता है। रणविजय सर, आपने कई डिकेड्स दिए हैं इस डिपार्टमेंट में, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस देखे हैं? और आने वाले टाइम में हम कहते हैं एआई का ज़माना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो आप क्या क्या चेंजेस आने वाले टाइम में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में देख रहे हैं? स्टार्ट करते हैं 80-90s के टाइम में, जब हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट के ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। उस समय लोगों के बोन फ्रैक्चर हो जाते थे या जॉइंट्स के कुछ प्रॉब्लम होते थे, तो लोग लोकल मेथड से उसका ट्रीटमेंट करते थे। स्पेशली ओनली हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था सिर्फ प्लास्टर करने का। उसके बाद सर्जिकल ऑप्शंस आए, जिसमें कि प्लेट्स आई, नेल आई, उसके बाद और सर्जिकल एडवांसमेंट हुए। उसके बाद अच्छी तरीके के अच्छे मटेरियल के प्लेट्स आए, नेल आई। पहले ओनली स्टेनलेस स्टील के आते थे, फिर क्रोमियम कोबाल्ट के आने लगे, फिर टाइटेनियम के आने लगे। इस तरह से सर्जिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे वर्ल्ड में हुआ वैसे वैसे हमारे कंट्री में भी आए। अब ज़माना आ गया है एआई का, रोबोट का। Exactly. इसका बहुत सारा यूज हमारे सर्जिकल फील्ड में होता है। लाइक जब भी हम सर्जरी करते हैं, इफ़ यू यूज द रोबोट, तो उसकी प्रिसीजन बढ़ जाती है। हम देख सकते हैं कि हमारी सर्जरी कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई। तो ऑब्वियसली देयर इज ए ग्रेट रोल ऑफ एआई एंड रोबोटिक सर्जरी इन द ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो। ठीक है सर, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपसे टिप्स लेना चाहते होंगे। अगर उन्हें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है और आपकी तरह सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है, तो क्या आप एक चीज़ आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसके बाद यू विल बी अ वेरी गुड डॉक्टर? ऑर्थोपेडिक्स में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शनल रिजल्ट देना। लोगों को लगता है कि ऑर्थोपेडिक्स का मतलब जैसे फ्रैक्चर हो गया सिर्फ हड्डियों का जुड़ना नहीं है, या लिगामेंट इंजरी हो गई तो उसको ठीक करना नहीं है। पेशेंट की फंक्शनल डिमांड क्या है, और फंक्शनल डिमांड पर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सपोज पेशेंट हमारा यदि स्पोर्ट्स इंजरी है, नेशनल लेवल का प्लेयर है या एथलीट है,
तो उसकी डिमांड बहुत ही हाई है। तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, कस्टमाइज होनी चाहिए एज पर द पेशेंट डिमांड। यदि पेशेंट लेथार्जिक है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ओल्ड एज है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि सेम डिजीज के लिए, सेम प्रॉब्लम के लिए पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करता है। तो हमारे न्यू कमर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की डिमांड क्या है। और ऑर्थोपेडिक्स में सबसे चैलेंजिंग होता है फंक्शनल डिमांड को पूरा करना। फंक्शनल डिमांड क्या होती है? पेशेंट जैसा पहले था, जिस हिसाब से पहले चल पा रहा था, उसी के इक्वल देना। वेरी ब्यूटीफुल सर। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ भी आएगा कि किस तरीके से सर ने उस चीज़ पे बात की। रणविजय सर, जब हमारी टीम ने रिसर्च किया आपके प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी, मैं सॉरी मांगता हूँ कि हमने आपकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया। अगर हम बात करें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की, अगर हम बात करें लिम्का बुक रिकॉर्ड्स की, उसमें आपकी टीम का हिस्सा रहा है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से था एंड इतनी सारी जो अचीवमेंट मिलती है, कैसा लगता है उसके बाद? गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नॉमिनेटेड हुआ था मैं, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ एशिया रिकॉर्ड में भी नॉमिनेटेड हुआ हूँ। ये दोनों सर्जरी हुई और दोनों एक्सीडेंटल रिकॉर्ड था। इट वाज नॉट ए प्लान कि हमें रिकॉर्ड बनाना है और ये करना है। ठीक है। पेशेंट के कंडीशन पर हुआ। व्हेन आई वाज इन फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल, तो एक हमारे पास पेशेंट आए जो अराउंड 85-88 ईयर्स के थे, जिनको डायबिटीज़ थी, किडनी फेल्योर थी, हार्ट फेल्योर था, इजेक्शन फ्रैक्शन ओनली 20% था, उनका हार्ट ओनली 20% काम कर रहा था। COPD था, मतलब सारे हॉस्पिटल ने उनको रिफ्यूज कर दिया था टू डू द सर्जरी। उनके हिप में फ्रैक्चर हुआ था। पेशेंट जब हमारे पास आए तो फिर हमने कंसल्ट किया अपने टीम से और अपने एनेस्थेटिस्ट से। फिर हमने कोशिश किया कि इसको हम रिस्क को लेते हैं। ठीक है। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने बोला कि आप इसको मतलब जितना जल्दी सर्जरी कर सकते हैं उतना पेशेंट के बचने के चांसेस रहेंगे, और जितना डिले सर्जरी होगी उतना पेशेंट के बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। जनरली हिप रिप्लेसमेंट में लोगों को 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का टाइम लगता है। वी डिसाइडेड कि हम इसको एज फास्ट एज करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तो आई हैव द होल वीडियो रिकॉर्डिंग। हमें स्किन टू स्किन हमें 18 मिनट लगा था इस सर्जरी को करने में। टोटल हिप रिप्लेसमेंट 18 मिनट में कंप्लीट हो गया था, जिसमें 9 मिनट लगे थे हमें इम्प्लांट को डालने में, जो हम इम्प्लांट डालते हैं। ठीक है। एंड 9 मिनट फॉर द रिपेयर। ब्यूटीफुल। तो 18 मिनट इज़ द फास्टेस्ट सर्जरी इन द वर्ल्ड जो अभी तक हमने सर्च किया है, वो गिनीज बुक में रिकॉर्डेड हुआ था। दूसरा एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ जिसमें कि मतलब स्मॉलेस्ट इंसिजन का था। वो इंसिजन ओनली 6 सेंटीमीटर का था, अराउंड 2 इंच का। मतलब 2 इंच आप इमेजिन कर सकते हो कि 2 इंच के रेडियस में बॉल भी मुश्किल से ही जाती है। उतने में ही हमने उस सर्जरी को दिया था, बिकॉज उस पेशेंट के भी डिफरेंट कंप्लाइंसेस है। हम बहुत बड़ा इंसिजन नहीं लगा सकते थे। उसका फ़ायदा ये होता है छोटा इंसिजन का कि ब्लड लॉस कम होता है, और जब ब्लड लॉस कम होता है तो हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। तो स्पेशली जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, उसमें हम इस तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो और मॉर्बिडिटी के चांसेस कम हो। तो इस तरीके से वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, और दैट वाज नॉट प्लान, दैट वाज टोटली एक्सीडेंट। बट कैन यू इमेजिन, मतलब हमारे ऑडियंस को भी इस चीज़ को लेके समझ आ रही होगी कि 18 मिनट itself is a very big achievement। और अगर सर ने जो दूसरी वाली चीज़ के बारे में भी बात करी, सर इतने सारे जब अचीवमेंट मिलते हैं, दिल पे आप रख के बताइएगा कैसा लगता है? अच्छा लगता है। एक डॉक्टर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उसका पेशेंट जब रिकवरी होकर OPD में चलते हुए आता है या नेक्स्ट डे चलता है, तो सच में अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर द गॉड एक्चुअली, जिन्होंने अपनी मशीनरी को ठीक करने के लिए हमें मैकेनिक बनाया है। वी आर द जस्ट मैकेनिक, जो भगवान ने एक मशीन बनाई है जिसको ह्यूमन बोलते हैं, उसको ठीक करने का काम हमें दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। ठीक है। डॉक्टर रणविजय, ऑर्थोपेडिक्स में अगर हम बात करें तो आप किस किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, और बाकी ओवरऑल जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस किस चीज़ में मोस्टली स्पेशलाइजेशन रहता है? एक ऑर्थोपेडिक्स सर्जन सारी चीज़ों को देख सकता है जो भी मसल और बोन से रिलेटेड होती है।
बट ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट में है, स्पेशली इन द रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं करता हूँ जो आज के एडवांसमेंट है। और दूसरा मैं स्पोर्ट्स इंजरी का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें हम आर्थोस्कोपिक या जिसको हम बोलते हैं दूरबीन विधि से सर्जरी करना, उसको मैं करता हूँ। 2 सर्जरी मुझे करना बहुत पसंद है एंड आई एम स्पेशलाइज इन दैट। वेरी गुड सर। डॉक्टर रणविजय, मेरा अगला सवाल ये है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना कब चाहिए, जब चोट लग गई या चोट लगने के रिस्क से भी पहले? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल बहुत ही बिग है, चूँकि इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी है, उसमें हर जगह ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल है। Exactly. हर जगह मसल्स हैं, हर जगह बोन्स हैं। तो आपको जब भी कोई पेन हो रहा है और वो पेन 1 वीक से ज़्यादा रह रहा है, यू शुड कंसल्ट टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कि क्या इसके पीछे रीजन क्या है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो जो भी पेन आपका 1 वीक से कम है उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियसली आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या कोई पेन ऐसा है जो कि 1 वीक से ज़्यादा रह रहा है, 3 मंथ से ज़्यादा रह रहा है, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। या आप अपने बोन और मसल के स्ट्रेंथ को लेके चिंता में हैं, आजकल के यंग पॉपुलेशन में जैसा होता है कि दे आर वेरी ससेप्टेबल, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर जॉइंट्स, तो आपको एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए कि हाउ टू मेक योर जॉइंट्स, हाउ टू मेक योर मसल एंड बोन हेल्दी टिल द एज ऑफ 60, 70, 80 और इन ओल्ड एज। ठीक है डॉक्टर रणविजय, अब हम बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट में नहीं पता कि जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप उन्हें बहुत तरीके से, मतलब बहुत, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, क्योंकि डॉक्टर लैंग्वेज बहुत टफ होती है समझना सभी के लिए, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब जॉइंट खराब हो जाते हैं जी, तो उनको आर्टिफिशियल उसी टाइप की चीज़ों से रिप्लेस किया जाता है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, एक कैपिंग लगा देते हैं। जैसे आपके दांत खराब होते हैं, दांतों में गड्ढे बन जाते हैं, तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं और जो आपकी पेन होती है वो पेन और सेंसेशन बंद हो जाती है। द सेम थिंग होता है नी रिप्लेसमेंट में। नी रिप्लेसमेंट भी हम एक कैप लगा देते हैं जिससे कि जो गड्ढे बने होते हैं और रगड़ खाते हैं वो फिर पेन करते हैं, वो पेन ख़त्म हो जाती है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई ऐसे डरने वाली चीज़ नहीं है। जब भी जॉइंट्स खराब होते हैं, बिकॉज जॉइंट के सरफेस स्मूथ होने चाहिए, गड्ढे बनेंगे तो उनमें जो मोबिलिटी होती है वो पेनफुल हो जाती है, इसलिए उसमें हम एक आर्टिफिशियल चीज़ डाल देते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने तरीके के होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरीके के भी है, इस तरीके के भी है। आप अगर हमें लेमन लैंग्वेज में समझा दें कि कितने तरीके के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट आज के डेट में हो रहे हैं वो है नी रिप्लेसमेंट। उसके बाद सेकंड पर आते हैं हिप रिप्लेसमेंट, उसके बाद हम एल्बो रिप्लेसमेंट, एंकल रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, जितने भी मेजर जॉइंट हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं आज की डेट में। बट सबसे ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट मेनली 2 तरीके से होते हैं। एक होता है मैनुअल नी रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। नाउ डेज वी आर ऑल्सो डूइंग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। और भी होते हैं लाइक कंप्यूटर नेविगेशन असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेनली 2 प्रकार के ही होते हैं, मैनुअल और रोबोटिक। मैनुअल में हम मैनुअली देखते हैं, सर्जन के एक्सपीरियंस से बोन को कट करते हैं। रोबोटिक में क्या होता है कि हम पहले से प्लानिंग करते हैं पेशेंट की और उसके अनुसार से फिर रोबोट हमें असिस्ट करता है। मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सर्जन कुछ नहीं करते और रोबोट जाकर सारी चीजें करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। लोगों को लगता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि रोबोट सारा कर रहा है। बहुत बड़ा मिथ है सर ये। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोबोट जस्ट असिस्ट करता है। असिस्ट कहाँ करता है? टू टेकिंग द एंगल लेते हैं हम, उसमें करता है। या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट तब आती है जब डिफॉर्मिटी हो और सर्जन की आंखों से सारी चीजें नहीं देख रही हो, उसमें रोबोटिक थोड़ा सा प्रिसीजन करता है, नथिंग एल्स। यही होती है। और थोड़ा प्रिसीजन के लिए अगर हमें प्रिसाइज तरीके से चीजें चाहिए तो सर, अगर हम बात करें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो होती हैं उसमें क्या क्या रहता है
और अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से किसी को अवॉइड करना है, कोई चाहता है कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करानी, तो क्या सोल्यूशंस रहते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कब करानी चाहिए और किसको करानी चाहिए, ये एक बड़ा ही डिबेटेबल मैटर है। बिल्कुल। और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि नी रिप्लेसमेंट तब करते हैं जब नी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है या कोई भी जॉइंट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट को जनरली हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड एडवांस। तो नी रिप्लेसमेंट तब कराना चाहिए जब आप एडवांस स्टेज में पहुंच जाएं। एडवांस स्टेज क्या होता है ये आपको अभी एनिमेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि एडवांस स्टेज किसको बोलते हैं। यदि आप स्टेज 2 और स्टेज 3 में हैं या स्टेज 4 पर भी हैं, तो इस पर आपको कंजर्वेटिव मेडिसिन्स हैं, कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, जो लाइक इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं, जिससे कि हम नी को और बहुत दिनों तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, नी को हम वाइबल कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ऑर्थोबायोलॉजिक्स यूज करते हैं। ठीक है। नाउ इट इज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्थोबायोलॉजिक्स जो है जो नी रिप्लेसमेंट, नी को बचाने के लिए की जाती हैं। तो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा जो सबसे ज़्यादा टारगेट रहता है, ठीक है, वो नी को बचाने पर फोकस रहता है। रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। बट वंस आप रिप्लेसमेंट के स्टेज पर पहुंच गए हैं, उस पर फिर कंजर्वेटिव कुछ भी चीज़ें काम नहीं करती है। ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब आप सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। आप हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में एक्सरे से या एमआरआई करते हैं। एक्सरे और एमआरआई से स्टेजिंग करते हैं नी की, और स्टेजिंग में देखना होता है कि आप नी रिप्लेसमेंट के एलिजिबल कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। और बहुत ही क्लियर मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इफ़ यू आर इन स्टेज 2 और 3 देयर इज नो नीड ऑफ नी रिप्लेसमेंट। इफ़ यू आर इन स्टेज 4 और एडवांस, you could be the eligible candidate for the knee replacement. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। रणवीर जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कोई एज क्राइटेरिया रहता है? आपके जो मोस्टली केसेस रहे हैं, क्या किसी पर्टिकुलर एज के आते हैं, कोई पर्टिकुलर जेंडर के ज़्यादा आते हैं? और आजकल हमने देखा है कि यंग एज में भी ये सारी चीज़ें आने लगी हैं, तो क्या क्राइटेरिया रहता है इसका? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। नी रिप्लेसमेंट के जनरल जो एज होती है जिसको मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, अराउंड 55 टू 75-80 के बीच में होती है। ठीक है। जो एक जनरल क्राइटेरिया है, बस एक्सेप्शंस है। ठीक है। लाइक मेरा जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट रहा है वो 23 ईयर्स यंग पेशेंट रहा है, जिसका कि मैंने नी रिप्लेसमेंट 23 ओनली। उसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, जैसे कि किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ये एक टाइप की अर्थराइटिस होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में जॉइंट जल्दी खराब हो जाते हैं और जॉइंट किसी एक एंगल में मतलब फ्लेक्स होके फिक्स हो जाते हैं, लाइक 90 डिग्री में फ्लेक्स हो जाता है। आप खुद सोच सकते हो वो पर्सन कैसे वॉक करेगा, वॉक ही नहीं कर पाएगा। उस केस में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, एंड इन दैट केस वी डू द नी रिप्लेसमेंट इन द यंग एज। बट यस, हम जितना नी रिप्लेसमेंट को लेट करेंगे उतना अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत डिले करना है, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट की सक्सेसफुल डिपेंड करता है कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ कैसी है, आपका बोन की स्ट्रेंथ कैसी है। तो यदि समय रहते आपको यदि नी रिप्लेसमेंट एडवाइस हो गया है, 2 डॉक्टरों ने आपको नी रिप्लेसमेंट करने की एडवाइस कर दिया है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, एंड लोग सक्सेस होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन आवर डिपार्टमेंट। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट से डरने वाली कोई बात नहीं है। डिपेंड करता है कि सही समय पर इसका इलाज किया जाए और सही समय पर इसको रिप्लेस किया जाए, तो रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेसफुल रिजल्ट है। मैं वही आपसे अगला सवाल करने भी वाला था कि सक्सेस रेशियो क्या रहता है? 98%। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन आवर डिपार्टमेंट। नी रिप्लेसमेंट से अच्छी सर्जरी कुछ है ही नहीं। मतलब नी रिप्लेसमेंट ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम आज सर्जरी करते हैं और इवनिंग में या नेक्स्ट डे पेशेंट को चला देते हैं। दूसरे केस में, फ्रैक्चर के केस में या किसी अदर केस में पेशेंट को हम दूसरे दिन चला नहीं कर सकते हैं फुल बेड बेयरिंग, और तीसरे चौथे दिन तो पेशेंट स्टेयर्स क्लिंबिंग कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, वो वॉक करते हुए घर जाते हैं। इससे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी क्या होगी? एग्जैक्टली। सर, अगर हम बात करें आफ्टर सर्जरी की, पोस्ट सर्जरी के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का बताया जाता है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अगर आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में हमें समझा दें तो।
एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के एक फिक्स प्रोटोकॉल होते हैं। ये एक टेक्निकल डिमांडिंग सर्जरी है, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट की प्लानिंग होती है। ये सर्जरी ऐसी नहीं कि आज आप उठ के आए और आज ही हमने सर्जरी कर दी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। एज पर द वर्ल्ड प्रोटोकॉल, मैं अपने प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम द मेंबर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल सोसाइटीज ऑफ ऑर्थोपेडिक सोसाइटीज। तो उनके एक प्रोटोकॉल आते हैं जो हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में डिस्कस करते हैं। उसके पहले प्री ऑप प्लानिंग, किसी भी नी रिप्लेसमेंट पेशेंट की प्री ऑप प्लानिंग होती है। प्री ऑप प्लानिंग में डिफरेंट एक्सरेज करते हैं हम। फिर उनके चूँकि जिस एज ग्रुप में ये होता है, उस एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होती है। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो इसके पहले हम वर्कआउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री ऑप प्लानिंग। ठीक है। तो हम एडमिशन से पहले सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, उनकी ज़रूरत होती है MRI करते हैं, कलर डॉपलर करते हैं, इको कार्डियोग्राफी करते हैं, जिससे कि हमारा पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं, फिट है कि नहीं नी रिप्लेसमेंट के लिए, ये हम जान सकें। आफ्टर एनेस्थेटिक चेकअप और आफ्टर क्लियरेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे दोनों सर्जरी को करने में अराउंड 1.5 घंटे में दोनों नी के रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। और ज़रूरत होती है वहाँ हम दोनों नी रिप्लेसमेंट एक साथ ही करते हैं। ठीक है। दोनों नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को हम एक्स्ट्रा केयर में रखते हैं। उस दिन हम पेशेंट को ICU में रखते हैं, जिससे कि उसकी केयर अच्छे से हो सके। ठीक है। ICU के दूसरे दिन बाद पेशेंट को हम मोबाइल कर देते हैं, मोबिलाइजेशन कर देते हैं, जिसमें कि पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग विद द वॉकर हम चलाते हैं और उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करते हैं। जनरल ये होते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट को जनरली क्या होता है, एक बहुत ही डर है आज के डेट में कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत सारा पेन होता है। ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ करा रहे हो और सर्जन कौन से हैं। जैसे हम मिनी इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, उसमें ब्लड लॉस भी कम होता है, पेशेंट को पेन भी कम होता है। मैं जो यूज करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम एक अलग तरह का इंजेक्शन यूज करते हैं, जिससे कि पोस्ट सर्जरी पेन कम हो। एक अलग तरह की एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जिसको CSC बोलते हैं, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को हम मैनेज कर सकें। 3rd 4th डे मेरा पेशेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल हो जाता है, पेनलेस हो जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को गेट ट्रेनिंग देते हैं, मतलब चलना कैसे। जनरली पेशेंट को क्या आदत होती है ना, ऐसे ऐसे चलने की, उनके गेट खराब हो जाते हैं। तो पेशेंट को सिखाया जाता है कि अब आपके नी ठीक हो चुके हैं, तो अब आपको सीधा चलना है। उसके बाद डिस्चार्ज से पहले हम पेशेंट को पूरी 1 फ्लोर तक जितनी सीढ़ियाँ होती हैं स्टेयर्स क्लिम्बिंग कराते हैं और फिर स्टेयर्स डाउन लेके आते हैं। ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द बूस्टिंग, मोरल बूस्टिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को डर रहता है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को 1 फ्लोर तक ऊपर चढ़ाते हैं और 1 फ्लोर तक डाउन करते हैं, जिससे कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। ठीक है। ये हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट घर जाने के बाद में पेशेंट की फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड क्यों होती है? इसलिए कि फिजियोथेरेपी में पेशेंट की जो हर ऑपरेशन के बाद में मसल पावर थोड़ी वीक होती है। एक तो पहले से ही वीक हो जाती है। जो नी में पेन होगा या किसी भी जॉइंट में पेन होगा, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है, उस चीज को कम यूज करता है, कम वॉकिंग करता है, जिससे मसल वीकनेस पहले से रहती है और ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी मसल वीकनेस और ज़्यादा होती है। इसलिए ये रिकमेंडेड होता है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप फिजियोथेरेपी कराएं, जिससे कि आप मसल की स्ट्रेंथनिंग करें। बिकॉज हमने तो नी रिप्लेसमेंट कर दिया, बट उसके बाद जो पेशेंट चलता है वो मसल के पावर पर चलता है। तो मसल की पावर फिर से रीगेन करने के लिए, अच्छे से रीगेन करने के लिए फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अराउंड 4 वीक्स की रिक्वायर्ड होती है। 4 वीक्स तक फिजियोथेरेपी होती है। उसके बाद पेशेंट कंफर्टेबली चल सकता है। पेशेंट के जो स्टिचेज होते हैं 15 डेज में हम रिमूव करते हैं और वॉकर भी 15 डेज में मैं वॉकर रिमूव कर देता हूँ। पेशेंट उसके बाद स्टिक से चलते हैं और 1 महीने के बाद पेशेंट विदाउट किसी सपोर्ट के कंफर्टेबली चल सकते हैं। दिस इज द टोटली नी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल विच वी आर फॉलोइंग। ठीक है रणवीर जी, सर जितनी मुझे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, 2 तरीके की होती हैं सर्जरीज। अगर मैं नी रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो एक हो गई अपनी रोबोटिक और दूसरी हो गई मैनुअली।
मुझे आपसे ये जानना है कि इसमें से कौन सी बेस्ट होती है? ये सर्जन की चॉइस होती है, ठीक है। आप किसी एक चीज़ को बेस्ट नहीं कर सकते। रोबोटिक के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, कहाँ रोबोटिक करानी चाहिए, कहाँ मैनुअल करानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यदि सिंपल कोई पर्सन है, उसको ज़्यादा पहले कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिंपल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको कि हम प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो उसमें रोबोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आजकल के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमें रोबोटिक करानी है। ओके। तो ये पेशेंट शुड नॉट डिसाइड, दिस इज द टोटली अ मैटर ऑफ डॉक्टर और सर्जन शुड डिसाइड कि किस पेशेंट को रोबोटिक की ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है। रोबोटिक उनको ज़रूरत होती है जिनको ज़्यादा नी डिफॉर्म हो गया है, या पहले से कोई फ्रैक्चर हुआ है, सपोज करो फीमर में या टिबिया में कोई पहले से फ्रैक्चर होकर रखा हुआ है, या डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, या बहुत ही अनयूजुअल टाइप का केस है, उसमें हम रोबोटिक यूज करते हैं। ठीक है। और यदि नहीं है तो आप प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल इज ऑल्सो एज गुड एज द रोबोटिक, बट रोबोटिक के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी काफ़ी प्रिसाइज होती है, रोबोटिक सर्जरी में ब्लड लॉस थोड़ा कम होता है और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि इसमें सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट थोड़ा कम करना पड़ता है, इसलिए रोबोटिक सर्जरी को थोड़ा सा बेटर माना जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में रोबोटिक किया जाए, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी के अपने डिमेरिट्स भी हैं। लाइक जिस कंपनी का रोबोट है, आप उसी कंपनी का इम्प्लांट यूज कर सकते हो। सपोज इंडिया में आजकल क्या है, मैक्सिमम जो रोबोट है वो इंडियन कंपनी के हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इंडियन इम्प्लांट ही लग सकता है, बिकॉज आपकी सर्जरी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आप उसमें इम्प्लांट, जो कैपिंग मैंने बताया, ठीक है, वो किस चीज़ की यूज करते हैं। सब जैसे कि मैं जनरली यूज करता हूँ जॉनसन एंड जॉनसन, एक अमेरिकन कंपनी है, या स्मिथ एंड नेफ्यू का यूज करता हूँ, जो कि टाइटेनियम और COCR के बने होते हैं। इंडियन कंपनीज हैं बहुत सारी, उनका ये होता है, बट देयर इज सम डिफरेंस उनके फिनिशिंग में, उनके पॉलिशिंग में डिफरेंस होता है। तो वो आपके पोस्ट सर्जरी रिकवरी, पोस्ट सर्जरी रिकवरी में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द एनी सर्जरी यू शुड डिस्कस विद द सर्जन। आपको हमेशा अपने सर्जन से बात करनी चाहिए कि रोबोटिक कराने के क्या फ़ायदे हैं, आपको रोबोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अपने सर्जन से पूछना चाहिए, एंड सर्जन को भी ऑनेस्टली इसका रिप्लाई देना चाहिए कि किसको ज़रूरत है। अननेसेसरी रोबोटिक सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ ज़रूरत है, यस, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। ठीक है। रणविजय सर, आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में ऑर्थोपेडिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने इंटरनेशनली भी देखे होंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं और इंडिया लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसमें कुछ वेरिएशन है, या हम बहुत पीछे चल रहे हैं, या हम उस कंपटीशन को लैक नहीं कर रहे हैं? एक डिफरेंस है, ये इंटरनेशनली बात करें और इंडिया में बात करें, चूँकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल मैटर हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला मैटर भी हो जाता है, ठीक है, कि इंडिया गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखी है। ओके। जो नी रिप्लेसमेंट में जो हम इम्प्लांट यूज करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट में एक कैपिंग कर रखी है कि इतने अमाउंट में ही आपको इम्प्लांट यूज करना है। ठीक है। उसका एक ड्रॉबैक ये आ रहा है, उसका मतलब एक इंडिया के पीछे रहने के पीछे रीज़न ये आ रहा है कि जो नए इम्प्लांट हो रहे हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, एंड वो कंपनियां फिर इंडिया से जा रही हैं। लाइक बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया से चली गई हैं, एस्कुलेप है, जिमर जाने वाली है, ये एक अच्छी कंपनियां हैं जो कि अच्छा इम्प्लांट बनाती है, वो इंडिया से जा रही है। इस मामले में हम थोड़े से पीछे आ रहे हैं। लाइक अभी तक हम यूज करते थे COCR के इम्प्लांट, गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट, टाइटेनियम इम्प्लांट, बट नाउ इट इज़ पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है सिरेमिक के इम्प्लांट, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट जो इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है? उन्हें अलाउ होना चाहिए कि आप कॉस्टली इम्प्लांट भी लगा सको, बट गवर्नमेंट पॉलिसी से
थोड़ा सा हम पीछे हो रहे हैं, बट टेक्निकलिटी में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं उनसे। ठीक है। वी आर एज गुड एज जो यूएस में हो रहा है, जो यूके में हो रहा है, इवन कि हम उनसे ज़्यादा ही करते हैं। वेरी गुड। मेडिकली हम उनसे कम साउंड नहीं है, वो जितने नी रिप्लेसमेंट करते हैं उनसे हमारे यहाँ ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट हो। ठीक है सर, लेट्स जस्ट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यू आर द हेल्थ मिनिस्टर एंड आपको इस देश में क्या क्या चेंजेस करने होंगे। मैं स्पेसिफिक अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात करूँ, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं? थोड़ी सी पॉलिसी में चेंजेज है कि ऑब्वियसली जहाँ गवर्नमेंट पैनल है, जहाँ चीज़ें हैं, वहाँ आप कैपिंग करिए, बट ओवरऑल कैपिंग से क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आ पाती है। नए तरीके के जो रिसर्च हो रहे हैं, नए तरीके के जो इम्प्लांट बन रहे हैं, वो इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं। तो उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है सर, इंडिया को हाल फिलहाल में मेडिकल टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, आई डोंट नो किस तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशंस की और बात करें साउथ एशिया की, तो बहुत सारे लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। क्या हम सही ग्रोथ पे चल रहे हैं? मैं थोड़ा आपको इसमें करेक्ट करना चाहता हूँ। वी आर द गुड इन द मेडिकल टूरिज्म, और हमारे पास सिर्फ अफ्रीकन कंट्री या साउथ एशिया से ही लोग नहीं आते। लाइक मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूएस से आते हैं, कनाडा से आते हैं, बिकॉज उनके यहाँ मेडिकल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में वो चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ सेम इम्प्लांट, सेम टेक्निक के बहुत ही कम पैसे में, कम खर्चे में सर्जरी हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से सिर्फ सर्जरी कराने आए और रिकवरी होने के बाद फिर से वो वापस चले गए, और आज भी वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड ऑल दैट। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा हब है, और यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म हो रहा है। साउथ एशिया के लोग तो आते ही आते हैं, अफ्रीकन कंट्री के लोग आते ही हैं। तो इंडिया इज़ ए वेरी गुड मार्केट फॉर द मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल फील्ड में इंडिया का एक एक्सीलेंस है जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। पूरा वर्ल्ड मानता है। सर, अभी हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी कैसे हो जाती है? बहुत सारे सवाल मैं मानूंगा, मैं ये जरूर कह देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सवाल अगर हमारे पास आए हैं तो सबसे ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड या भी जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उससे रिलेटेड रहे। स्पोर्ट्स इंजरी कैसे हो जाती है और क्या क्या नुकसान करके जाती है? स्पोर्ट्स इंजरी जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने वाले को होती है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्पोर्ट्स वालों को तो होती है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, बट जो ओकेजनल स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है। स्पोर्ट्स इंजरी इसलिए बोलते हैं, इस टाइप के एक्टिविटीज़ में इंजरी होती है, खास करके लिगामेंट का स्प्रेन हो जाना, लिगामेंट टियर हो जाना, या बोन का फ्रैक्चर हो जाना, ये सारी चीज़ें जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं उसमें हो जाती हैं। जैसे मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी फुटबॉल में होती है। फुटबॉलर को सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी होती है, बिकॉज उन्हें उस हिसाब से दौड़ना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, तो स्पोर्ट्स इंजरी उसके अंतर्गत आती है। सर, आपके पास जो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं वो सही जब हो जाते हैं तो एक कितनी आशा की किरण उनको दिखती है कि अब मैं दोबारा से खेल सकता हूँ? स्पोर्ट्स इंजरी पेशेंट को ठीक करना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है, बिकॉज सपोज कोई पेशेंट मेरा एथलीट है, वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की एथलीट चाहता है, तो उस पेशेंट की डिमांड होती है कि मैं फिर से सेम स्पोर्ट्स कर पाऊँ। लाइक कोई फुटबॉलर है, कोई जिम्नास्टिक है, जैसे मेरे पेशेंट रहे हैं जो कि जिम्नास्टिक करते हैं और उसमें स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी डिमांड होती है कि फिर से हम सेम लेवल का स्पोर्ट्स कर पाएँ, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर पाएँ। उसके लिए सर्जन को, स्पेशली मुझे, उनके लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ती है, उस तरह की ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हर पेशेंट के डिमांड के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तो यदि मेरा पेशेंट एथलीट है तो उसका मैं स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करता हूँ जिससे कि वो फिर से फंक्शन कर ले। उसको स्पेशलाइज फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाए। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक कोई क्रिकेट प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या ऐसे, जिनकी की इंजरी हुई थी, आज वो फिर से खेल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि उनका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया गया, उनकी रिकवरी वैसी की गई, नाउ ही इज ऑन द ग्राउंड। तो ये ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट उस तरीके से हो जिससे कि आप फिर से स्पोर्ट्स खेल पाए।
ठीक है सर, और ये जो जर्नी होती है फिर ये समझ आती है जब कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इस सब चीज़ों को सही करता है, वो इंसान दोबारा से जब पिच पे जाता है, खेलने जाता है, तब उसे अहमियत समझ में आती है कि यस दिस मैन सेव्ड माय लाइफ। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट मोमेंट होता है डॉक्टर्स के लिए भी, जब उसका पेशेंट फिर से वो स्पोर्ट्स खेलता है और कुछ मेडल लेके आता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। हम पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के सामने नहीं जाते हैं, बट ये एथलीट्स के मेडल जीतने में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा कोई एथलीट नहीं है जिसको कि इंजरी ना हुई हो, स्पोर्ट्स इंजरी ना हुई हो, बट उसके पीछे उसको ठीक करके फिर से ग्राउंड पर लाने में ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। जी सर, अब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, उसके तुरंत बाद उस पेशेंट को करना क्या चाहिए? ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि गलत स्टेप लेने से उनकी इंजरी बढ़ जाती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो जाए, कहीं पेन हो जाए, तो आप पहले तो तुरंत रेस्ट करो। आइस पैक, ये लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि आइस करें या गर्म सिकाई करें। तो इसमें आइस पैकिंग करना चाहिए, और जो भी आपके पास अवेलेबल जो चीज़ें हैं लाइक क्रेप बैंडेज है, गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, या आपके पास कोई ब्रेसेज अवेलेबल है, उसको तुरंत पहनना चाहिए और लिम्ब को एलिवेट करना चाहिए। एक शॉर्ट फॉर्म है राइस, उसको बोलते हैं राइस। आर का मतलब रेज, आई का मतलब आइस, एस का मतलब होता है ये आप एलिवेट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दीजिए जिससे कि पेशेंट की इंजरी बढ़े ना, बिकॉज कहीं भी इंजरी होती है वहाँ ब्लीडिंग होती है। जैसे आप आइस पैक करते हो तो वहाँ की ब्लीडिंग रुकती है, आप गर्म करोगे तो वहाँ की ब्लीडिंग और रुकेगी और वो इंजरी, आपका पेन और बढ़ जाता है। प्राइमरी चीज़ें करने के बाद कंसल्ट करना चाहिए तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन से, जितना जल्दी हो सके। ठीक है रणविजय सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं अगर हमें इंजरी लगी तो हम क्या करते हैं, हम किसी फिजियोथेरेपी में चले जाते हैं, हल्की फुल्की मसाज एक्सरसाइज करा के हम सोचते हैं कि सही हो जाएगी, लेकिन वो बाद में पता लगती है कि कितनी बड़ी इंजरी बन चुकी है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, ये आपका बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन है, बिकॉज कई पेशेंट ऐसा करते हैं, वो इंजरी को इग्नोर करते हैं और होम ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आपको देखिए, डॉक्टर का पहला काम है टू डायग्नोज द डिजीज। तो आप जैसे ही एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो चीज़ों को डायग्नोज करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे प्रैक्टिस में भी ऐसा हुआ है कि कई पेशेंट को फ्रैक्चर है और वो कई दिनों से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, एंड इवन फिजियोथेरेपी वाज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग। ओके, तो इसलिए पहले आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उस चीज़ों को डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये इंजरी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। फिर एज पर द डॉक्टर एडवाइस, ज़रूरत हो तो आपको फिजियोथेरेपी करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स की एडवाइस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आजकल हमें क्या हो गया ना सर, हम लोग खुद डॉक्टर बन गए हैं। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट बता देता है कि मुझे ये हुआ है, ये इसकी मेडिसिन होंगी। आप कैसे हैंडल कैसे करते हो ऐसे पेशेंट्स को? बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये सारे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है कि पेशेंट आते हैं, वो अपने चीज़ों को पहले से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस नहीं बोलेंगे, उसे मिस डायग्नोसिस बोलेंगे। तो अब उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर भी हो जाता है, वो टेंस भी हो जाते हैं, हमें ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बात नहीं है। डोंट ट्राई टू रीड द गूगल मत करिए, आप डॉक्टर से मिलिए, बिकॉज योर डॉक्टर नोज द थिंग्स बेटर देन एनीथिंग। और गूगल पर जो भी लिखा है वो किसी न किसी ने इनपुट किया है, आप उसको समझ नहीं सकते हो। पढ़ना अच्छी बात है टू नो अबाउट योर डिजीज, बट फर्स्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। जब डॉक्टर डायग्नोसिस बना देते हैं तब आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। बस कभी भी मतलब इंटरनेट पर पढ़ के अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी इज प्राइसलेस और दिस इज नॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट हम हमेशा गिनी पिग पर करते हैं, रैट्स पर करते हैं, एनिमल पर करते हैं। तो डोंट डू द एक्सपेरिमेंट ऑन योर बॉडी इज ए प्राइसलेस। एंड एग्जैक्टली, और बहुत बहुत बड़ी वार्निंग सर ने दी है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बने। सही से इन्फॉर्मेशन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही गूगल पे रिसर्च करें कि क्या क्या एक्चुअल में चीज़ें हुई हैं।
रणवीर जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं? क्या कुछ सर्जरीज होती हैं अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो क्या क्या रहता है आपने? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे मेन पार्ट होता है डायग्नोसिस होनी चाहिए कि आपको लिगामेंट की इंजरी हुई है, तो लिगामेंट इंजरी किस तरीके की है। ठीक है। इसमें एक्सरे भी हम करते हैं एंड MRI इज ए वेरी गुड टूल्स। ठीक है। MRI से चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं कि आपको लिगामेंट की इंजरी हुई है तो कैसी हुई है। ठीक है। जनरली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज द पार्शियल इंजरी एंड सेकंड इज द कंप्लीट टीयर। ठीक है। यदि लिगामेंट, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको ACL एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की इंजरी हुई है, तो वो पार्शियल है कि कंप्लीट है। और पार्शियल किसको बोलेंगे और कंप्लीट किसको बोलेंगे, ये एक अलग मैटर है। यदि पार्शियल है तो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या अदर जो ट्रीटमेंट है, ब्रेसेज, उससे आप ठीक हो सकते हो। ठीक है। बट यदि कंप्लीट ट्रीटमेंट है तो कंप्लीट टीयर है तो उसमें आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो कंप्लीट टीयर को ठीक कर सके। तो कंप्लीट टीयर क्लियर कट इंडिकेशन है, कंप्लीट टीयर सर्जिकल इंटरवेंशन, पार्शियल टीयर कंजर्वेटिव इंटरवेंशन। ठीक है। और सर, ये सवाल आया भी था स्पेशली, मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट लिगामेंट टीयर में बिना सर्जरी के पॉसिबिलिटीज रहती हैं? नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड वाइड के डाटा से मैं बोलता हूँ, कंप्लीट टीयर कभी भी खुद से हील नहीं करता है। ठीक है। लिगामेंट टीयर को फिर से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है। रणवीर जी सर, अगर हम सर्जरी की बात करें तो एग्जैक्टली किस तरीके की सर्जरी रहती है स्पोर्ट्स इंजरी की अगर मैं बात करूँ तो? स्पोर्ट्स इंजरी में यदि कंप्लीट टीयर है लिगामेंट का, तो हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसा लिगामेंट था, सपोज करो नी में ACL लिगामेंट है या शोल्डर में बैंकार्ट इंजरी होती है, इस तरह की कुछ इंजरी होती है, तो हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे शोल्डर में यदि बैंकार्ट इंजरी होती है, उसको बोलते हैं शोल्डर का बार बार निकल जाना, उसमें कैप्सूल फट जाते हैं, उसको हम रिपेयर करते हैं। और यदि नी में ACL इंजरी हुई है या PCL इंजरी हुई है या मेनिस्कस इंजरी हुई है, तो उसको कई जगहों पर हम रिपेयर करते हैं, कई जगह पर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। अब ACL में हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से उसे बनाना। अब फिर से कैसे बनाएंगे? उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी में बहुत सारे ऐसे एसेसरीज होते हैं, भगवान ने एसेसरीज बना के भेजे हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर हम यूज कर सकें। सपोज करिए यदि किसी को ACL इंजरी हुई है तो हम क्वाड्रिसेप्स से ले सकते हैं, हैमस्ट्रिंग से ले सकते हैं, या पेरोनियस नीचे एंकल के पास लिगामेंट होते हैं, उनसे हम लिगामेंट को, बॉडी के ही पार्ट को निकालते हैं। जैसा वो लिगामेंट था उसी टाइप का लिगामेंट बनाते हैं। और आर्थोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है जस्ट की होल सर्जरी करके हम उसको अंदर डाल देते हैं। वो दूरबीन विधि से होती है जिसमें ज़्यादा कट नहीं लगते हैं, जस्ट की होल होते हैं, और फिर से उस लिगामेंट को जैसे वो था उस तरीके से लगा देते हैं और उसमें उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि फिर से स्टेबिलिटी आ जाए। मेनली लिगामेंट का काम होता है जॉइंट्स को स्टेबल रखना। लिगामेंट की सर्जरी हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जॉइंट्स स्टेबल नहीं होंगे। जॉइंट्स स्टेबल नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वियर एंड टियर जॉइंट्स में बढ़ जाएगा। ये सिंपल है, जैसे आपके पास कार है और कार के यदि सस्पेंशन ठीक नहीं होंगे तो कार के टायर घिसने लगेंगे, अनइवन घिसने लगेंगे, और आप हाई स्पीड में कार आपकी वाइब्रेट करने लगती है, कंपन करने लगती है। वैसे ही नी के लिगामेंट होते हैं, यदि उसको ठीक से करेक्ट नहीं किया गया लिगामेंट टियर को, तो आप जब भी तेज़ दौड़ोगे या डांस करोगे तो आपकी बैलेंस ख़राब हो जाएगी और आप या तो गिर सकते हो या आपके घुटने जल्दी घिसने लगेंगे। इसलिए लिगामेंट इंजरी यदि कंप्लीट है तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। और यदि पार्शियल है तो आजकल बहुत सारे रेमेडीज आ गई हैं, लाइक जैसे मैंने बताया कि ऑर्थोबायोलॉजिक्स, तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स से रिलेटेड, और बहुत सारे सवाल जो हमारी ऑडियंस ने भी पूछे थे। सर, सबसे पहला सवाल ये आया है कि दिल्ली NCR में हो रहा है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, हम AQI की बात कर ही रहे हैं आजकल। सर, सवाल ये है कि क्या इस पोल्यूशन से आपके जॉइंट्स पेन पे इम्पैक्ट आता है?
यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और करंट सिनेरियो में जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, इंडिया के ऑलमोस्ट सिटीज़ बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर तो वर्स हो चुका है। इसमें जॉइंट्स पर बहुत इफेक्ट करते हैं। एक तो विंटर का सीजन जिसमें जॉइंट्स की मसल सिकुड़ जाती हैं। दूसरा पोल्यूशन जब भी होता है तो सांस में प्रॉब्लम होती है, वैसे जॉइंट्स में भी पेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादातर बनने लगते हैं और हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है। हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, पोल्यूशन से अपनी डेली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी जॉइंट की स्टिफनेस होने लगती है, फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, तो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पोल्यूशन का एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे जॉइंट पेन से। ठीक है सर, मुझे एक सवाल आपसे जानना था कि ओल्ड एज में ही ज़्यादा जॉइंट पेन और बैक पेन क्यों हो जाता है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। ओल्ड एज में जॉइंट पेन और बैक पेन ज़्यादा होते हैं जी। 80% लोगों को जॉइंट्स और बैक पेन से प्रभावित होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ओल्ड एज में ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज या बहुत सारे उनको कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, इसके चलते मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स जब वीक होती हैं तो डायरेक्ट प्रेशर जॉइंट पर और जॉइंट के बोन हड्डियों पर पड़ने लगता है, ठीक है, जिसके चलते उनको पेन्स स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो विटामिन्स हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन B12, इसको ठीक रखें, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करें और मसल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, तो ये जॉइंट पेन को कम किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर रणविजय, बात ये है कि हमने ओल्ड एज में ये चीज़ें देख ली, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट अगर मैं बात करूँ यंग एज की, मैं अगर मिलता हूँ अपनी एज के लोगों से तो वो कहते हैं मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, तो हम किस कंडीशन में आ गए हैं सर? क्या दिक्कत है, क्या रीज़न है और क्या सोल्यूशन है? यंग एज में ये सफरिंग अभी ज़्यादा शुरू हो गई है, स्पेशली हम लास्ट डिकेड्स की बात करें तो यंग पॉपुलेशन में बैक पेन, नेक पेन या जॉइंट्स पेन ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। उसका 2-3 रीजन उसके इम्पोर्टेंट है। पहला तो लेथार्जी लाइफस्टाइल। वी आर टेकिंग ऑल द लेवाइस लाइफस्टाइल फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर से हम सारी लेवाइस लाइफस्टाइल लेते हैं, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, जिसके चलते मोबिलिटी कम हो गई है। That's true, yes. आपका धूप में निकलना कम हो गया, बट वी आर नॉट टेकिंग देयर हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक डेली एक्सरसाइजेज, अपने न्यूट्रिएंट्स को ठीक रखना। आप अभी देखेंगे, मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देखता हूँ कि यंग एज में विटामिन डी की कमी रहती है। Exactly. और विटामिन डी इज ए इम्पोर्टेंट रोल इन द बोन स्ट्रेंथ एंड मसल स्ट्रेंथ। आपकी विटामिन डी कम होती है तो उसके चलते मसल वीक होती है, मसल वीक होगी तो आपको पेन होगा। दूसरा रीजन है कॉर्पोरेट कल्चर। Exactly. कॉर्पोरेट कल्चर में लॉन्ग सिटिंग होती है। मैक्सिमम मेरे पास पेशेंट आते हैं, दे आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ऑल दैट, तो उनको ज़्यादातर बैठने का काम होता है। बैठने से एक तो ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी आने से और मसल की भी एक कैपेसिटी होती है। मसल जब वीक होती है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे मसल वीक होती है और बोन पर प्रेशर पड़ता है। दूसरा है पोस्चर। उनके पोस्चर्स ठीक नहीं होते हैं, लाइक आप कंप्यूटर पर बैठे हो और आगे झुक के बैठे हो, ठीक है, और बहुत देर तक ऐसे बैठे रहोगे तो आपके स्पाइन पर प्रेशर पड़ेगा। Exactly. और आपकी धीरे धीरे मसल फटीक होगी और स्पाइन पर प्रेशर के चलते आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडियल क्या है कि आइडियली आपको थोड़ा सा पीछे हट के बैठना होता है और एवरी आवर आपको रेस्ट देना होता है अपनी मसल्स को। आप अपनी मसल को रेस्ट दीजिए, मसल भी थकती है, मसल फटीग होती है, तो आपको रेस्ट देना होता है। दूसरा होता है नेक पेन। नेक पेन में पोस्चर है, आप कंप्यूटर या मोबाइल आजकल लोग ज़्यादा यूज करने लगे हैं, उसमें नेक की एक पार्टिकुलर पोस्चर फ्लेक्शन वाली, जो आगे झुकने वाली जो पोस्चर होती है वो नुकसानदायक होती है। तो आप मोबाइल का यूज या कंप्यूटर का यूज ऐसे करें जिससे कि आपकी नेक स्ट्रेट रहे और सामने दिखे, जिससे कि नेक झुकी हुई ना हो, जिससे आप नेक पेन से आप बच सकते हैं। और जैसे मैंने इम्पोर्टेंट बताया कि आपको एवरी आवर आपको
रेस्ट देना है, इफ़ यू आर ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, यू हैव ए सिटिंग जॉब, तो आपको एवरी आवर रेस्ट देना चाहिए। और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने मसल की स्ट्रेंथ को ठीक रख सकते हैं और उसे फटीक होने से बचा सकें। ठीक है। रणविजय सर, बहुत से लोग हेल्थ का ध्यान रखते भी हैं, पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, वो जिम जाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं और अपनी कंडीशन ख़राब कर लेते हैं, फिर वो स्पोर्ट्स इंजरी में कंसीडर हो या फिर इंजरीज करा लेते हैं। तो ये ईगो लिफ्टिंग वाला जो क्रेज़ आ गया है मार्केट में, इसको आप एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कैसे समझा सकते हैं ताकि ये जो जिम जा रहे हैं लोग, जो हमारे ऑडियंस भी देख रही हैं, वो समझ पाए कि भाई इतनी दिक्कत हो सकती है, सुधर जाओ। जिम का ट्रेंड अभी यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यंग पॉपुलेशन जिम जाते हैं, बट वो टेक्निकल बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सबको लगता है कि ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं, बहुत लोग उस पर रनिंग भी करते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। जैसे ही आप अनस्टेबल सरफेस पर, ट्रेडमिल क्या होता है, अनस्टेबल सरफेस होता है, आप अनस्टेबल सरफेस पर दौड़ते हो ना, तो आपकी नी स्टेबल नहीं होती है, नी में फिर धीरे धीरे इनस्टेबिलिटी स्टार्ट होती है और फिर वो नी को नुकसान कर सकती है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि आप ट्रेडमिल पर वॉक मत करो, बट वॉक करो, स्लो वॉक करो। यू कांट रन ऑन द ट्रेडमिल। तो ये गलती तो वहाँ होती है जिसको जिम ट्रेनर भी नहीं जानते। एग्जैक्टली। दूसरा रीजन होता है कि आप विंटर में जाते हो, पीपल ड्राइव द कार एंड गो टू द जिम, स्टार्ट द जिम, वो वार्म अप ठीक से नहीं करते, अपनी ठीक से स्ट्रेचिंग नहीं करते, जिसके चलते विंटर में मसल्स और लिगामेंट सिकुड़े रहते हैं। जैसे ही आप उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो, उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा प्रेशर देते हो, उनमें टियर या इंजरी हो जाती है, फिर वो परेशान होते हैं। तीसरी चीज़ है टेक्निकली साउंड नहीं होना। आज के जो जिम ट्रेनर होते हैं, दे आर नॉट द टेक्निकली साउंड। दैट्स ट्रू। उन्हें पता नहीं होता है कि कब किस रेंज ऑफ मोशन में चीज़ों को ले जाना चाहिए और किस पर्सन के लिए कितना वेट ठीक है। जैसे डेड लिफ्टिंग करते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए कि नहीं, ठीक से पोस्चर हुआ है कि नहीं उनकी। और उसके पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दे हैव द हैवी बॉडी, दे हैव द गुड बॉडी बिल्डिंग, बट उनकी मसल स्ट्रेंथ 2/5 की होती है। व्हाट? तो इतनी उनकी बैक मसल स्ट्रेंथ होती है। तो आपको हैवी वेट लिफ्टिंग के पहले आपको अपनी बैक मसल को स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। तो आप पहले मसल की स्ट्रेंथनिंग करो, फिर उसके बाद हैवी लिफ्टिंग या कुछ भी करना हो। और थर्ड एक रीजन है जो कि आजकल के यंगस्टर्स में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आ रही है, दे आर यूजिंग सम ड्रग्स, केमिकल्स टू बिल्ड देयर बॉडी, लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, फ्यू आर टेकिंग हार्मोन्स लेते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए। ये टोटली रॉन्ग है। आई नेवर रिकमेंड कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ें लो, बिकॉज जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप यूज करते हो उनका डायरेक्टली किडनी पर इफेक्ट आता है। सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं? स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, उसको लोग यूज करते हैं और उसका इफेक्ट आता है कि किडनी पर इफेक्ट आता है और कई पेशेंट तो ऐसे हैं जो कि किडनी फेल्योर में चले जाते हैं। रणविजय सर, अब हम बात करते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स को लेके। ये एग्जैक्टली होती क्या है टर्म, और इससे आजकल हमने बहुत सारी चीज़ें भी हमने पॉडकास्ट में देखा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हम ये सुन रहे हैं, क्या होती है ये? ऑर्थोबायोलॉजिक्स न्यू टर्म है, न्यू एरा का एडवांस ट्रीटमेंट है। ऑर्थोबायोलॉजिक्स आज के डेट में यूज हम कर रहे हैं और अंडर द ये रिसर्च भी है। ऑर्थोबायोलॉजिक्स में हम डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस यूज करते हैं, लाइक हाइलुरोनिक एसिड, स्टेम सेल थेरेपी, और भी जीएफसी थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, ये जितने तरह के हम इंजेक्शंस यूज करते हैं टू सेव द नी, टू हील द लिगामेंट इंजरी और स्पोर्ट्स इंजरी। अब इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप यदि स्टेज 2 और 3 में हैं तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स यूज करके आप हील हो सकता है, नी को सेव किया जा सकता है। तो नी को रिप्लेस करने से बेटर है कि आप अपने नी को सेव करने पर ज़्यादा फोकस करें। खास करके मैं यंग पर्सन जो कि 40 नियर अबाउट 40 एज ग्रुप के हैं, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जॉइंट्स का ख्याल रखें, रेगुलर जॉइंट की स्क्रीनिंग कराएं, और यदि आपको कहीं से इनिशियल स्टेज में
आर्थराइटिस डेवलप हो रही है स्टार्टिंग स्टेज में, तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स एक ऐसा रेमेडी है जो कि आपके नी को बचा सकता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओजोन थेरेपी करता हूँ, जैसे मैं ओजोन थेरेपी करता हूँ, जीएफसी थेरेपी करते हैं, और स्टेम सेल थेरेपी भी होती है। तो इन सबको हम ऑर्थोबायोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं, और ये न्यू एरा है ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट में, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और जिस हिसाब से आगे आगे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से हम आगे बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी देख सकते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और पेशेंट को रिलीफ भी मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर रणविजय, अगर हमारी ऑडियंस में से एक सबको क्योंकि चाहिए कि आप एक टिप दे दो सो दैट हमारा जॉइंट पेन, बैक पेन, जो भी तरीके की परेशानी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोपेडिक्स, वो उनकी अगर सही हो सकती है, तो क्या एक ऐसा टिप होगा ताकि उनको हेल्प मिल जाए? सबसे बड़ी बात जो यंग पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सब लोग जानते हैं बट फॉलो नहीं होता है, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप कुछ नहीं कर सकते, डू द वॉकिंग। दूसरी चीज़ है, अपनी विटामिन डी और B12 लेवल को ठीक रखें। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो एज ग्रुप ऑफ 45 या 47 में है, जिस समय कि मेनोपॉज आता है, उस समय उन्हें ऑर्थोपेडिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए टू स्ट्रेंथन देयर बोन्स एंड मसल्स। तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और सप्लीमेंट, न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको रख के आप अपने बोन और मसल्स को, जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रणविजय, आज एक लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आज हम 2035 में हैं। ऑर्थोपेडिक्स एज अ सब्जेक्ट कितना इवोल्व हो चुका है? ऑर्थोपेडिक्स में एआई का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्थोपेडिक्स में ही नहीं, हर सर्जरी में है, बट ऑर्थोपेडिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। कल को ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि सारी सर्जरीज मैक्सिमम रोबोटिक करें, और हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिजर्व कर सकें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वर्स भी हो सकता है चीज़ें, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है एंड ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, वो फिर आपके जॉइंट्स को नुकसान कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना भी होगा। थैंक यू सो मच रणविजय सर, पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू आयुष एंड टीम और प्रमोशनल अड्डा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। वेरी गुड इन्वायरमेंट, वेरी गुड सेटअप। हमारी ऑडियंस को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ऑर्थोपेडिक एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में हमने बात करी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, हमने बात करी स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंजरीज के बारे में बात करी, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करी, फ्यूचर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स क्या रहेगा उसके बारे में भी हमने बात करी। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी रियलिटी है, उसके बारे में भी हमने कोशिश करी। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, वो किस तरीके से आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? मुझसे मैक्स हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, और मेरी अपनी क्लिनिक है इंदिरापुरम गाजियाबाद में, मेडिकल मंत्रा क्लिनिक के नाम से। आप वहाँ मुझसे मिल सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिस पे कि मेरा नंबर लिखा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर इशूज़। तो इस बारे में हमने बात करी एंड आई बिलीव कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट। दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।